हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजियो निकिता। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसको हम एवियन एवेस्कुलर नेक्रोसिस बोलते हैं। ये एक सीरियस ऑर्थोपेडिक कंडीशन है जहां ब्लड सप्लाई रुकने की वजह से बोन सेल्स धीरे धीरे डेड होने लगते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी सिंपल लैंग्वेज में। तो मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि एवेस्कुलर नेक्रोसिस होता क्या है, उसकी क्या क्या कॉमन साइट्स होती हैं, पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है उसकी, कॉजेज क्या क्या होते हैं और साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, मैनेजमेंट क्या है उसका, फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट क्या है, क्लासिफिकेशंस क्या हैं, इन्वेस्टिगेशंस कौन कौन सी होती हैं। तो हम सब चीज़ें डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एवेस्कुलर नेक्रोसिस? Avascular necrosis is a pathological condition in which interruption of blood supply causes death of bone tissues leading to collapse ऑफ द बोन एंड जॉइंट डीजनरेशन। मतलब कि एवियन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से बोन और बोन के जो टिश्यूज़ हैं वो धीरे धीरे डेड होने लगते हैं, जिसकी वजह से बोन वीक हो जाती है और लास्ट में कोलैप्स हो जाती है और उसमें डीजनरेशन भी स्टार्ट हो जाता है। ठीक, उसके बाद बात करेंगे कॉमन साइट्स कौन कौन सी होती हैं एवियन की जहाँ पे वो डेवलप हो सकती है। सबसे पहली कॉमन साइट जो है वो है हेड ऑफ द फ्यूमर। हेड ऑफ द फ्यूमर जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? वो हिप जॉइंट में प्रेजेंट होता है। और कौन सी बोन में? थाई बोन में। थाई बोन का जो ऊपर का पार्ट होता है वो उससे हिप जॉइंट बनता है जहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। ठीक, और सबसे ज़्यादा जो वो एवियन हिप जॉइंट में होता है क्योंकि यहाँ पर इजीली ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से एवियन हिप में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं ह्यूमरल हेड। ह्यूमरल हेड ऊपर की जो आर्म है वहाँ पर ह्यूमरस के पास प्रेजेंट होता है। ठीक, ये शोल्डर जॉइंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है। तीसरा नी जॉइंट। नी जॉइंट में फ्यूमोरल कॉन्डाइल होता है, फ्यूमर का लोअर पार्ट में प्रेजेंट होता है। ठीक, जिसको हम फ्यूमोरल कॉन्डाइल बोलते हैं। यहाँ पे भी एवियन हो सकता है। उसके बाद टेलस की बात करते हैं। टेलस जो है वो फुट में टार्सल बोन में एक बोन है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। बेसिकली इसको हम बोल सकते हैं कि एंकल जॉइंट में प्रेजेंट होता है। वहाँ पे भी ब्लड सप्लाई लिमिटेड होती है और फ्रैक्चर के बाद ज़्यादा चांसेस होते हैं कि एवियन हो सकता है। उसके बाद स्कफर्ड बोन जो है वो कार्पल बोन में से एक बोन होती है और ये रिस्ट बोन में रिस्ट जॉइंट में प्रेजेंट होता है। ठीक, तो जब स्कफर्ड का फ्रैक्चर हो जाए तो उसके बाद क्या होता है, ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब हो सकती है जिसकी वजह से एवियन डेवलप हो सकता है। उसके बाद बात करेंगे कि इसके पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है। पैथोफिजियोलॉजी मतलब कि इसका मैकेनिज्म कि ये कैसे होता है। तो जो ब्लड सप्लाई है वो इंटरप्टेड हो जाता है और उसके बाद बोन इस्चमा डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। फिर जो बोन के सेल्स हैं वो डेड हो जाते हैं जिसकी वजह से बोन वीक हो जाती है और जो फिमोरल हेड है वो कोलैप्स होना स्टार्ट कर देता है और अर्थराइटिस का फॉर्मेशन होने लग जाता है। मतलब कि सबसे पहले क्या होगा, ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी जिसकी वजह से जो बोन के सेल्स हैं वो डेड होना स्टार्ट कर देंगे। जब वो डेड होने लगेंगे, उसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो क्या होगी, बोन को प्रॉपर चीज़ें नहीं मिलेंगी तो वो बोन क्या है वो धीरे धीरे वीक होना स्टार्ट हो जाएगी और जब वो वीक हो जाएगी तो लास्ट में क्या होगा, वो कोलैप्स हो जाएगी और कोलैप्स होने की वजह से उसमें अर्थराइटिस का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हम बात करेंगे कॉजेज़ के बारे में। जो कॉजेज़ हैं इसके वो 2 टाइप्स के होते हैं। तो पहला ट्रॉमेटिक कोज, मतलब कि जो कोई एक्सीडेंटल हुआ है, और एक नॉन ट्रॉमेटिक जो एक्सीडेंटल नहीं हुआ है। तो एक्सीडेंटल के अंदर आता है जैसे कि क्या कहते हैं, हिप डिसलोकेट हो जाना, बोलते हैं ना कूल्हा उतर गया, उसको बोलते हैं हिप डिसलोकेट। या फिर कोई सीवियर इंजरी हुई है एक्सीडेंटल, या फिर फ्रैक्चर हो गया उसकी वजह से। तो वो सब ये 3 चीज़ें किसके अंदर आती है, ट्रॉमेटिक कॉजेज़ के अंदर। अब बात करेंगे नॉन ट्रॉमेटिक कॉजेज़। तो उसमें जो है आता है रेडिएशन थेरेपी, मतलब कि कोई हम रेडिएशन वाली थेरेपी ले रहे हैं ज़्यादा, उसकी वजह से भी ये दिक्कत हमको हो सकती है। या फिर हम स्टेरॉइड सबसे ज़्यादा ले रहे हैं, या फिर हम ड्रिंक करते हैं, या फिर हम डायबिटिक हैं, शुगर है हमको, इम्यून सिस्टम डिजीज़, मतलब कि हमारा इम्यून सिस्टम वीक है जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है, या फिर हम आइडियोपैथिक हैं। ये तो हो गए हमारे कॉजेज़। उसके बाद हम बात करेंगे रिस्क फैक्टर के बारे में। रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं,
जैसे कि हम स्टेरॉइड ज़्यादा ले रहे हैं, उसकी वजह से भी हमें कुछ दिक्कतें होती हैं, एवीएन हो सकती है हमें, और कोई ट्रॉमा हुआ है उसकी वजह से भी, या फिर हम स्मोकिंग सबसे ज़्यादा करते हैं उसकी वजह से भी हो सकता है, या हमारी कीमोथेरेपी चल रही है उसकी वजह से, या फिर पेशेंट ओबेसिटी है तो भी ये सब चीज़ें हो सकती है। उसके बाद हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ एवीएन की। स्टेजेस जो है एवीएन की वो 4 स्टेजेस होती हैं। ये रहा स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। तो इसमें जो स्टेज 1 है उसमें क्या होता है, हम क्या कराते हैं, एक्सरे कराते हैं जो कि नॉर्मल होता है। स्टेज और जो एमआरआई है अगर वो पॉजिटिव है, एक्सरे तो नॉर्मल होगा, एमआरआई पॉजिटिव होगी, तो उसमें पेशेंट को क्या होगा, हल्का बहुत पेन फील होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद सेकेंड स्टेज में क्या होगा, एक्सरे जो कराता है पेशेंट तो उसको सेकेंड स्टेज में क्या होगा, स्क्लेरोसिस या सिस्ट फॉर्मेशन सीन होना स्टार्ट हो जाएगा एक्सरे में, लेकिन कोलैप्स तब तक नहीं हुआ होगा। फिर थर्ड स्टेज में क्या होगा, जो एक्सरे होगा उसमें कोलैप्स होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि हड्डियां एक दूसरे से जुड़ना स्टार्ट हो जाएंगी। उसके बाद क्या होगा, फोर्थ स्टेज में सीवियर कोलैप्स हो जाएगा और सेकेंडरी ऑस्टियोफाइट्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये 4 स्टेजेस होती हैं। उसके बाद बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की, कि क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा पेशेंट को स्टिफनेस होने लग जाती है जॉइंट में। अगर उसको हिप जॉइंट में हुआ है तो उसको चलने फिरने में दिक्कत होती है, पैर में लंपिंग आना स्टार्ट हो जाती है। ठीक, जो पेशेंट का जैसे पहले पैर चल पा रहा था वैसा नहीं चल पाता, रेंज ऑफ मोशन कम हो जाती है, और मसल में जितनी पहले स्ट्रेंथ थी उतनी नहीं रहती है, धीरे धीरे मसल में स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से मसल में वीकनेस आ जाती है। उसके बाद बात करेंगे एग्जामिनेशन की। जब पेशेंट आपके पास आता है तो आप क्या क्या एग्जामिनेशन करेंगे। इंस्पेक्शन में क्या होता है, मतलब कि जब पेशेंट हमारे पास आ रहा है तो हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे, कि जब वो हमारे पास चल के आ रहा है तो उसका चलने का तरीका कैसा है, और उसके बाद हम देखेंगे कि पेशेंट की जो मसल है उसमें वेस्टिंग तो नहीं हुई है। हम उसमें कंपेरिजन कर सकते हैं, अगर उसको राइट साइड में एवीएन हुआ है तो लेफ्ट साइड की मसल देखेंगे कितनी कैसी है और राइट साइड की कैसी है, तो दोनों में कंपैरिजन करके पता चल जाएगा कि किस में मसल वेस्टिंग हुई है और किस में मसल वेस्टिंग नहीं हुई है। ठीक, तो देखेंगे कहीं पेशेंट की मसल वेस्टिंग तो नहीं हुई है कंपैरिजन करके। उसके बाद देखेंगे पैल्पेशन। पैल्पेशन क्या होता है, टच करके पता करना, तो पेशेंट को टेंडरनेस फील होगी। अगर हिप जॉइंट की बात करते हैं तो हिप जॉइंट के आसपास अगर हम पेशेंट के जॉइंट पे हाथ लगा के टच करते हैं तो पेशेंट को पेन फील होना स्टार्ट हो जाएगा, और जो पेशेंट की रेंज ऑफ मोशन है वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, और उसके ना कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं जो हम करके देख सकते हैं। स्पेशल टेस्ट होता है एक टेंडरबर्ग टेस्ट, वो पॉजिटिव आता है। जो पेशेंट का नॉर्मल चल के आने का तरीका होता है वो ऐसे प्रॉपर चल के आ रहा है, बट जब उसको एवीएन होगा तो पेशेंट का जो पैल्विक टिल्ट है वो ऐसे हो जाता है, प्रॉपर ऐसे सीधा नहीं होता, तो उसको हम बोलते हैं टेंडरबर्ग गेट। ठीक, जो हिप के जो मूवमेंट होगा उसमें पेन आना स्टार्ट हो जाता है पेशेंट को। उसके बाद बात करेंगे इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, हम पेशेंट को एक्सरे करवाते हैं। एक्सरे में हम देखते हैं कि जो एवीएन की स्टेज है वो अर्ली स्टेज है या फिर लेटर स्टेज है। जो अर्ली स्टेज होती है वो उसमें तो नॉर्मल होगा, कोई चेंजेस नहीं शो करते, और जो लेटर स्टेज होती है उसके अंदर हमें शो होना स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि फिमोरल हेड है तो उस पर कोलैप्स तो नहीं हो गया है, या फिर स्क्लेरोसिस का फॉर्मेशन तो नहीं हुआ है, कोई सिस्ट का फॉर्मेशन तो नहीं हो गया है, या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस का फॉर्मेशन तो नहीं स्टार्ट हो गया है। तो ये सब चीज़ें हमें एक्सरे में दिख जाती हैं। अब बात करते हैं एमआरआई की। एमआरआई क्यों कराते हैं, एमआरआई जो है वो अर्ली डायग्नोसिस के लिए कराते हैं। ठीक, उसमें हमें चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। उसके बाद सिटी स्कैन। सिटी स्कैन में जो है वो बोन का आर्किटेक्चर हमें उसमें शो हो जाता है। फिर उसके बाद एक बोन स्कैन होता है, उसमें क्या होता है, हम डिटेक्ट करते हैं कि कितना ब्लड सप्लाई लॉस हो चुका है, तो उससे हमें पता चल जाता है। ठीक, उसके बाद हम बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ एवीएन। तो इसमें क्या है, सबसे पहले कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है। इसमें जो सबसे अर्ली स्टेज होती है, इसमें क्या होता है, पेशेंट की सबसे पहले मेडिकेशंस स्टार्ट हो जाती हैं। उसमें NSAIDs मेडिसिन्स देते हैं, पेन किलर। फिर उसके बाद
पेशेंट की एक्टिवली मॉडिफिकेशन किया जाता है, जिसमें रिड्यूस कराया जाता है उसका वेट बेयरिंग। पेशेंट को वेट बेयरिंग के लिए मना कर दिया जाता है और उसके बाद उसको असिस्टिव डिवाइस की एडवाइस की जाती है, मतलब कि उसको क्रचेस वगैरह या वॉकर वगैरह के लिए बोल दिया जाता है उसकी हेल्प से चलने के लिए। ठीक, उसके बाद पेशेंट का फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट स्टार्ट होता है। तो फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट में सबसे पहले हमारे कुछ गोल्स होते हैं। जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उसमें क्या करते हैं, पेशेंट का पेन क्या कहते हैं रिड्यूस कराते हैं, कोशिश करते हैं उसकी मसल स्ट्रेंथ इम्प्रूव करें, प्रिवेंट करते हैं उसको डिफॉर्मिटी और ना हो, मेंटेन करते हैं उसकी रेंज ऑफ मोशन और उसका जो गेट है उसको इम्प्रूव कराते हैं। ठीक, उसके बाद बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो हम पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट देंगे, तो सबसे पहले हम पेन रिलीफ कराने की कोशिश करते हैं। तो उसमें हम पेशेंट को हॉट पैक दे सकते हैं, ठीक, टेंस दे सकते हैं और IFT दे सकते हैं। उसके बाद हम पेशेंट को रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस कराते हैं। तो उसमें हम क्या करा सकते हैं, जेंटल हिप रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करा सकते हैं। और पेशेंट को फोर्सफुली एक्सरसाइजेस नहीं करानी है, अगर मूवमेंट के दौरान पेन वगैरह या कुछ आ रहा है तो उसको अवॉइड करना है। उसके बाद स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज हम करा सकते हैं। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज में आता है जैसे कि क्वाड्रिसेप एक्सरसाइजेज हो गई, ग्लूट्स मसल की एक्सरसाइजेज हो गई, कोर मसल की एक्सरसाइजेज हो गई, ये सब एक्सरसाइजेज कराते हैं स्ट्रेंथनिंग के लिए। उसके बाद हम स्ट्रेचिंग करा सकते हैं। कौन सी, हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग करा सकते हैं, हिप फ्लेक्सर्स की स्ट्रेचिंग करा सकते हैं, ये स्ट्रेचिंग करा सकते हैं हम। स्ट्रेचिंग क्यों कराते हैं, पेशेंट के हैम्स में या फ्लेक्सर्स में टाइटनेस आ जाती है, जिसकी वजह से हो सकता है पेन आ रहा हो पेशेंट को, तो उसको रिलीज आउट कर देते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे पेन में रिलीफ आना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद बात करेंगे गेट ट्रेनिंग की। पेशेंट को प्रॉपर चलने का तरीका सिखाएंगे विद द हेल्प ऑफ वॉकर या फिर क्रचेस। उसमें क्या होता है, नॉन वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस कराते हैं, जैसे कि स्टैटिक एक्सरसाइजेस जो होती हैं, या फिर पेशेंट को हाइड्रोथेरेपी भी कराते हैं और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी पेशेंट को बताते हैं। उसके बाद वेट बेयरिंग एडवाइजेस देते हैं पेशेंट को। अब बात करेंगे स्टेजेस की। तो स्टेजेस में क्या होता है, अगर पेशेंट को अर्ली एवियन हुआ है तो हम पार्शियली वेट बेयरिंग कराएंगे, पार्शियली मतलब कि हाफ वेट बेयरिंग कराएंगे। ठीक, अगर एडवांस में क्या कहते हैं पेशेंट को एवियन हुआ है तो उसको रिड्यूस कराएंगे वेट बेयरिंग, और उस अगर पोस्ट सर्जरी है तो हम एज पर कंडीशन पेशेंट को एडवाइस करेंगे वेट बेयरिंग करने के लिए। उसके बाद बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में। जो सर्जिकल मैनेजमेंट होता है उसमें क्या होता है, कोर कंप्रेशन होता है। इसमें क्या होता है, प्रेशर रिड्यूस कर देते हैं बोन के अंदर का, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो ब्लड सप्लाई है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाती है। फिर उसके बाद बोन ग्राफ्टिंग करते हैं। बोन ग्राफ्टिंग में क्या होता है, हेल्दी बोन को यहाँ पर ग्राफ्टिंग करके लगा देते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को रिकवरी होना स्टार्ट हो जाती है, पेशेंट ठीक हो जाता है। ऑस्टियोटॉमी, ऑस्टियोटॉमी में क्या होता है, रीअलाइनमेंट करते हैं बोन का। और लास्ट में हम हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं। अगर ज़्यादा एडवांस स्टेज पे कोलैप्स हुआ है तो हम क्या करते हैं, लास्ट में THR पेशेंट का कर देते हैं। आफ्टर सर्जरी पेशेंट की 3 स्टेजेस होती हैं, अर्ली स्टेज, इंटरमीडिएट, अर्ली फेज, इंटरमीडिएट फेज और एडवांस फेज। जो अर्ली स्टेज होती है उसमें क्या होता है, वो 2 to 6 वीक्स की होती है। इसके अंदर हमारा जो गोल रहेगा, इम्प्रूव देयर रेंज ऑफ मोशन, इंक्रीज मसल स्ट्रेंथ, इम्प्रूव वॉकिंग और रिड्यूस स्टिफनेस। ठीक, उसमें हम ये सब कराएंगे और एक्सरसाइजेज स्टार्ट करेंगे, जैसे कि एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज, स्टैंडिंग एक्सरसाइजेज, गेट पैटर्न उसको बताएंगे, बैलेंसिंग सिखाएंगे। ठीक, उसके बाद आता है इंटरमीडिएट फेज। इंटरमीडिएट फेज जो होता है वो 6 वीक्स to 3 मंथ्स का होता है। इसके अंदर हमारे क्या गोल्स होते हैं, जो पहले पेशेंट की मसल पावर थी उसको रिस्टोर करना, इम्प्रूव करना उसके बैलेंस को, और उसकी फंक्शनल एक्टिविटीज़ को भी इम्प्रूव करना है। और उसमें एक्सरसाइज जो होती हैं, जो अर्ली स्टेज में थी वो तो रहेंगी, बाकी इंक्रीज हो जाती हैं, जैसे कि थेराबैंड एक्सरसाइज, क्लॉज चेन एक्सरसाइज, स्टेप अप्स एंड डाउन एक्सरसाइज, फंक्शनल ट्रेनिंग जैसे कि सिट टू स्टैंड, स्टेयर्स क्लाइंबिंग और वॉकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, उसके बाद बात करते हैं लास्ट एडवांस रिहैबिलिटेशन फेज। ये जो होता है 3 मंथ्स अप टू 3 मंथ्स का होता है। इसके अंदर गोल क्या रहेगा हमारा, रिटर्न टू नॉर्मल एक्टिविटीज़, इम्प्रूव इंडोरेंस और इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो इसमें एक्सरसाइज जो फर्स्ट और सेकेंड फेज में होती हैं वो तो कंटिन्यू रहेंगी, बाकी चीज़ें इसमें इंक्रीज हो जाती हैं, जैसे कि साइकिलिंग,
ट्रेडमिल वॉकिंग, स्विमिंग, रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज, ये फंक्शनल इंडिपेंडेंस एक्सरसाइजेज जैसे कि आउटडोर वॉकिंग, कम्युनिटी एम्बुलेशन, ये सब चीज़ें इसमें ऐड ऑन हो जाती हैं। तो ये लास्ट में आफ्टर सर्जरी का फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन रहता है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।